नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। हरियाणा की खबर आपको बता दें, हरियाणा चुनाव को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई है। जेपी नड्डा, अमित शाह ने की है अहम बैठक। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया गया है। पीएम मोदी की अगुवाई में सीईसी की होगी मीटिंग। हरियाणा के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगाने के लिए आज शाम को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। आपको बता दें कि केंद्रीय चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक से पहले बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं की अहम बैठक हो गई है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में हरियाणा प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं के साथ उम्मीदवारों के नाम पर विचार और मंथन करते नजर आए। वहीं बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सहित प्रदेश से जुड़े कई अन्य नेता इस बैठक में मौजूद रहे। तो बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई है और ये बैठक काफी अपने आप में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जो उम्मीदवार हैं उनके नामों पर मंथन और मंथन के बाद चेहरे तय किए गए हैं कि आखिर किसको चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कोर ग्रुप की जो बैठक हुई है। बैठक के बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। जेपी नड्डा के आवास पर मीटिंग हुई है और इस बैठक में बीजेपी के तमाम नेता और बड़े मंत्री शामिल हुए हैं। बीजेपी के नेता और मंत्री इस बैठक में इसलिए शामिल हुए क्योंकि हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चेहरे तय करने हैं कि आखिर किन चेहरों को इस बार चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जेपी नड्डा के आवास के बाहर की। इस तस्वीर में आप देख पाएंगे तमाम बीजेपी के जो नेता हैं वो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल खट्टर भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराया है जो प्रदेश की टीम ने सारा, और अंततः जो है हमारे पार्टी में प्रजातांत्रिक पार्टी है, सारा सिस्टम नीचे जिला स्तर से ऊपर तक आता है और अब केंद्रीय जो नेतृत्व है सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में वो फाइनल मोहर लगेगी। तो देखिए, पीएम मोदी की अगुवाई में सीईसी की बैठक हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से आनंद सिंह जुड़े हुए हैं। वीना अरोड़ा भी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गई हैं। सबसे पहले तो आनंद, आपका ही रुख करना चाहूंगी। देखिए, पीएम मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई है। बैठक में हरियाणा चुनाव के मद्देनजर कहा जा रहा है कि ज्यादा चर्चा की गई है। क्या जानकारी है बैठक को लेकर, किस संदर्भ में बैठक हुई और अभी फिलहाल अपडेट क्या है?
देखिए, जो बैठक हुई है वो स्टेट कोर कमेटी की हुई है, यानी बीजेपी हरियाणा कोर कमेटी की हुई है, जिसकी अध्यक्षता खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने किया है। उस बैठक में अमित शाह गृह मंत्री मौजूद रहे और तमाम वो नेता जो कि बीजेपी के हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं वो मौजूद रहे। अब कोर कमेटी के बाद कुछ देर बाद लगभग 8 बजे के आसपास सीईसी होगी। दरअसल सीईसी की अगर बात किया तो बीजेपी के संविधान के अनुसार वो बॉडी है जो टिकट का वितरण पर आखिरी मोहर लगाती है। सीईसी की बैठक होगी, उसकी भी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा करेंगे। और लेकिन उस बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम वो नेता होंगे जो सीईसी सदस्य होंगे और उसके साथ साथ हरियाणा के बीजेपी के नेता होंगे। दरअसल हरियाणा को लेकर बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है। पिछले 2 बार से बीजेपी की वहां सरकार है, 10 साल हो गए हैं सरकार को, और एक बार फिर तीसरी टर्म को लेकर बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है कि एक बार फिर बीजेपी सरकार हरियाणा में बनाई जा सके। उसको लेकर कहीं ना कहीं जो बीजेपी का फीडबैक आया है हरियाणा से वो ये है कि कई ऐसे नेता हैं जिनके एंटी इनकम्बेंसी सामने आई है। यही कारण रहा कि वहां के मुख्यमंत्री जो कि पहले मनोहर लाल थे उनको रिप्लेस किया गया नायब सिंह सैनी के साथ, और वही एक बार फिर फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। कई वरिष्ठ नेताओं के टिकट काटे जाएंगे, नए चेहरों पर विश्वास जताया जाएगा, महिलाओं पर विश्वास जताया जाएगा, ओबीसी नेताओं पर विश्वास जताया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज को आपको सामने देखने को मिलेगा। लेकिन आज जो बैठक होगी वो बैठक बहुत महत्वपूर्ण है हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर। हरियाणा के आज विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन होगा और टिकट लगभग रात में या सुबह के आसपास में जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि समय बहुत नजदीक है नॉमिनेशन को लेकर और उसके साथ साथ आगे रणनीति को लेकर। तो कुछ देर बाद ही सीसी की बैठक शुरू होगी। जी चलो ठीक है, अभी बैठक शुरू होगी। जरा अपडेट वीना से भी ले लेते हैं। वीना, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए जिस तरह से बैठक चल रही है, हरियाणा के तमाम बड़े दिग्गज नेता पहुंचे हुए हैं दिल्ली, चाहे वो नायब सिंह सैनी ही क्यों ना हो, मनोहर लाल क्यों ना हो। क्या लगता है कि आखिर किसका टिकट इस बार कट सकता है, किसको बीजेपी इस बार जगह दे सकती है, और क्या नए चेहरे भी उतारे जा सकते हैं, और अगर नए चेहरे होंगे तो वो कौन हो सकते हैं? कोई ऐसा कयास लगाया जा रहा है राज्य में? जी पूजा, बिल्कुल 1 अक्टूबर को चुनाव है और 4 अक्टूबर को मतगणना है। ऐसे में राजनीति बहुत गरमाई हुई है। हरियाणा के 90 विधानसभा सीटों को लेकर कोर कमेटी की बैठक जो चल रही है वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके घर पे चल रही है। उनके साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री नायब सैनी उनके साथ मौजूद है। अगर हम बात करें तो भाजपा की तरफ से जो नारा लगाया जा रहा था कि तीसरी बार फिर भाजपा की सरकार, भाजपा जो है तीसरी बार फिर से भाजपा की सरकार को लाने के लिए हर तरह से संभव प्रयास कर रही है और कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह तीसरी बार भाजपा की सरकार हरियाणा में फिर आए। लेकिन जिस तरह से एजेंसी द्वारा सर्वे किया गया है, भाजपा के कई विधानसभाओं में या कई जिलों की अगर बात करें तो उस पर मंत्रियों की और विधायकों की जो कुछ स्थिति काफी खराब बताई गई है। इससे साफ जाहिर है कि अगर विधायकों और मंत्रियों की बात करें तो उनके टिकट कटने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि ज्यादातर जो चांसेस है, अगर हम बात कर रहे हैं तो असीम गोयल और जो डॉक्टर कमल गुप्ता है उनकी जो टिकट जो है खतरे में है। कहीं ना कहीं ये नाम जरूर रहा है कि हो सकता है उनकी टिकट किसी वजह से कट जाए। कहीं ना कहीं जनता की जो नाराजगी जरूर सामने आई। अगर एजेंसियों की बात करें तो अगर 4 मंत्री और है जिनकी सामने आई है कि ये मुख्यमंत्री नायब सैनी की जो कैबिनेट है उसमें 4 मंत्रियों के नाम बताए गए हैं जो लगभग फाइनल बताए जाए। लेकिन इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल होगा, क्योंकि कोर कमेटी की बैठक अभी चल रही है और इसकी लिस्ट लगभग 20 से 24 जो प्रत्याशी होंगे जिनकी लिस्ट आज या कल हो सकती है, क्योंकि कोर कमेटी की बैठक जेपी नड्डा के घर पे चल रही है और शाम को 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो सीईसी से उनके साथ मीटिंग होगी और जो लिस्ट होगी 24 नामों की उनके ऊपर चर्चा की जाएगी और हो सकता है कल इस लिस्ट को शामिल किया जा सके। जिसमें अगर हम बात करें, क्योंकि जो जितने भी अगर हम बात करें तो काफी लोगों के जो दावे हैं हरियाणा के 90 विधानसभा सीटों के लिए जिन्होंने किए थे, कहीं ना कहीं सबको अपने टिकट का इंतजार है। क्योंकि कई बार ऐसा कहा जाता है कि जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं वो भी सीएम का पेश भी हो सकते हैं या विधायकों का पेश भी हो सकते हैं और मंत्री का चेहरा भी हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से अगर हम भाजपा की बात करें, भाजपा एक रणनीति बनाकर आगे चल रही है, जो कि लगातार 2 दिन पहले भी गुरुग्राम में मीटिंग चली थी और उन 24 सदस्यों की 24 जो प्रत्याशी थे जो टिकट फाइनल की गई थी उसी को लेकर आज चर्चा हो रही है कोर कमेटी की बैठक में और लिस्टों पर बार बार चर्चा हो रही है। क्योंकि भाजपा ने तरह की कमी हो और किसी भी सीट से भाजपा को कहीं हार का सामना देखना पड़े और मजबूत से मजबूत कैंडिडेट को भाजपा की 90 विधानसभाओं पर खड़ा करना चाहते हैं। तो 90 विधानसभाओं पर अगर भाजपा जीत हासिल करती है तो ऐसे में कहीं भाजपा का जो नारा है तीसरी बार भाजपा की सरकार, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक साबित होगा। इसलिए भाजपा कड़ी मेहनत कर रही है ताकि हर तरह से जो जनता को
मुख्यमंत्री नायब सैनी, क्योंकि अभी थोड़े ही दिन रह गए यहाँ पे जगह जगह मुख्यमंत्री नायब सैनी घोषणाएं भी कर रहे हैं और जगह जगह जाकर जनता को लुभाने की पूरी कोशिश भी की जा रही है। लेकिन जिस तरह से भी कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन घोषणाएं धरातल पर नहीं आ पाई है। ऐसे में कुछ ही समय बाकी है। ऐसे में देखना अब ये होगा कि भाजपा 90 विधानसभा सीटों पर अपनी जीत हासिल कर पाती है कि नहीं पाती है। क्योंकि अगर बात करें तो कई जगह पर किसानों की बात करें तो उनकी भी नाराजगी कहीं ना कहीं पर है। अगर जाटों की बात करें तो उनकी भी नाराजगी कहीं ना कहीं सामने जरूर आ रही है। ऐसे में भाजपा का रणनीति बनाना अपने आप में बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर जितनी अच्छी रणनीति के हिसाब से भाजपा अपने जो कैंडिडेट की लिस्ट जो है सामने करेगी, ऐसा वो प्रत्याशियों को होगा कि प्रत्याशियों जो प्रत्याशी होंगे उनका जनता के साथ उनका मेल जोल कैसा है, जनता के साथ उनकी बातचीत या उनका रवैया कैसा है, उसी के हिसाब पर जो है भाजपा टिकटें मांगेगी। क्योंकि जिनकी हालात या जनता के साथ नाराजगी है, कहीं ना कहीं अगर सर्वे हुआ है तो जो पहले सीटों से हार चुके हैं, जो जनता से नाराजगी की शामिल हो सकती है, उनके टिकट कट भी सकते हैं। जी ठीक है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आनंद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है। दीपक बावरिया ने दिया है बड़ा बयान, चुनाव नहीं लड़ने वाले भी बन सकते हैं सीएम। कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया का बड़ा बयान। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री दीपेंद्र हुड्डा, दीपक बावरिया, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान मौजूद रहे और इस दौरान कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी दीपक बावरिया के बयान ने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा है कि जो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे वो भी कांग्रेस के सीएम फेस हो सकते हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में हुई चर्चा के मुताबिक 2 या उससे ज्यादा बार हारे नेता को पार्टी टिकट नहीं देगी। इसके अलावा इस बार सांसदों को भी चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा, किसी भी सांसद को टिकट नहीं दिया जाएगा। अगर कोई सांसद चुनाव लड़ना चाहता है तो पार्टी हाईकमान इसका फैसला करेगा। टाइम एनी एग्जिजेंसीज कोई भी तारीख के लिए हम तैयार हैं। नहीं, हमने नहीं किया और कम करना भी नहीं चाहते। पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी घबरा चुकी है और ये चुनाव आयोग है वो भारतीय जनता पार्टी आयोग है, आपको सही समय पे उचित समय पे बताए। मैं समझ रहा हूँ कि जो है इट इज़ अ रिफ्लेक्शन, जो है आपको एक आइकॉनिक तौर पे इसी प्रकार की उससे आपका एक मैसेज देते हैं कि कांग्रेस इज प्रिपेयर्ड फॉर, और पूरा सीरियसली लेते हैं। पूरी जो है एक जैसे कहते हैं एक 1-to-1 जो लड़ाई के लिए हम लोग तैयार हैं, उसका एक प्रतीकात्मक। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी कंचन कनौडिया जुड़ गई हैं। कंचन, फिलहाल देखिए जिस तरह हरियाणा चुनाव को लेकर अब कयास लगाए जा रहे हैं और अब कांग्रेस ने ये साफ कह दिया कि चुनाव नहीं भी लड़ा है तो भी वो व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है। इस बयान से क्या समझे और कांग्रेस की आखिर ये कैसी रणनीति है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, पिछले एक दिन से कल और आज जो है हरियाणा कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक है वो चल रही है दिल्ली के हिमाचल भवन के अंदर। और आज जिस प्रकार से मीटिंग में जाते वक्त दीपक बावरिया जो कि हरियाणा के कांग्रेस प्रभारी है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो 2 बार विधायकी जो नहीं जीत पाए हैं उनको टिकट नहीं मिलेगी और जो सांसद है उन्हें भी टिकट नहीं मिलेगी। और एक बड़ा बयान उन्होंने दिया जिसका आपने जिक्र किया कि जो विधायक चुनाव नहीं भी लड़ेंगे वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, कुमारी शैलजा वो बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है और महत्वाकांक्षाएं भी बहुत बड़ी हैं। कांग्रेस पार्टी में लगातार ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि कुमारी शैलजा क्या मुख्यमंत्री का चेहरा दावेदार हो सकती हैं, क्योंकि आपको बता दें हरियाणा विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी जो है वो किसी मुख्यमंत्री चेहरे के साथ नहीं लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी की हमेशा से यही रणनीति रहती है, जब भी कहीं पर विधानसभा चुनाव होते हैं तो बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ लड़ाई लड़ी जाती है। लेकिन जिस प्रकार से चर्चाएं निकल कर आ रही, कुमारी शैलजा जो है मुख्यमंत्री चेहरा हरियाणा में हो सकती है। कहीं ना कहीं इस बात के पीछे बेहद ही गणित है कि लगातार कांग्रेस पार्टी को लगता है कि यदि हम लोगों जनता में 2 नैरेटिव बन सेट रहे कि एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है उनका नाम निकल कर आ रहा है कि वो भी दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद के, जैसे कि पहले सरकार रही थी उसमें वो मुख्यमंत्री थे और अब भी दावेदारी की जा रही है, माना जा रहा है, ऐसी चर्चाएं हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी सामने निकल कर आ रहा है कि कुमारी शैलजा जो है मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकती है। देखिए
ये पहले तो ये सुनिश्चित करना होगा कि कांग्रेस पार्टी का बताया जा रहा है कि 2 तारीख को जो है सीईसी की बैठक होगी, जिसमें सभी उम्मीदवारों के नाम उसकी घोषणा की जाएगी। 3 तारीख तक लिस्ट जो है उम्मीदवारों की आ जाएगी। उसके बाद तमाम जो चुनाव प्रचार है वो शुरू किया जाएगा और फिर उसके बाद डिसाइड होगा यदि कांग्रेस पार्टी जीती है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हम 70 से ज्यादा सीटें जो है हरियाणा में जीतने वाले हैं। तो देखना ये होगा कि किस खेमे में, क्योंकि यदि बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तो उनका एक अलग गुट है और काफी सारे विधायक जो है उनकी बड़ी संख्या में साथ हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कुमारी सैलजा जो है लगातार हरियाणा में जो है तमाम तरीके की अपनी यात्राएं निकाल रही है, पद यात्राएं निकाल रही हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी के तमाम जो लीडर है कहा जाए तो रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी सैलजा को एक गुट में माना जाता है और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और अन्य नेता है उन्हें एक गुट में माना जाता है। तो 2 गुट में पार्टी जो है कि नजर आई है। अभी जब कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी में बैठक भी हुई थी एक, उसके अंतर्गत ये भी विषय एक चर्चा का बना था कि कुमारी सैलजा जो है यदि भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट का कोई भी कार्यक्रम होता है, कुछ भी आयोजन किया जाता है तो वो उसमें मौजूद नहीं रहती है। शिकायत की गई थी उदय भान की तरफ से, जो कि हरियाणा के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से शिकायत की गई थी। तमाम तरीके की थी। वही कुमारी सैलजा ने पलटवार करते हुए कहा था कि जब हमारा कुछ प्रोग्राम होता है, यात्राएं निकाली जाती हैं तो वो भी हमारी यात्रा में शामिल नहीं होते। लेकिन हालांकि हाईकमान ने दोनों ठीक है कंचन, देखना होगा आखिर कांग्रेस में ही बने इस 2 गुट के बीच आखिर एक समाधान पार्टी कैसे निकालते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। करनाल में शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के प्रधान सिमरनजीत सिंह मान पहुंचे हैं। उन्होंने कई मुद्दों को लेकर अपनी राय रखी है। उन्होंने अपनी पार्टी के 5 उम्मीदवारों का विधानसभा चुनाव को लेकर ऐलान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। वहीं कंगना रनौत के बयान पर कहा कि कंगना रनौत को रेप का बहुत तजुर्बा है, आप ही उनसे पूछ सकते हैं कि कैसे होता है रेप। साथ ही उन्होंने कहा कि सिख आज़ाद नहीं है, मैं उनका समर्थन करता हूं। वो अपना एक अलग देश चाहते हैं, वो चाहते हैं एक बफर स्टेट हो। अगर बफर स्टेट होगा तो भारत और पाकिस्तान में युद्ध नहीं होगा। वाघा बॉर्डर को ट्रेड के लिए खोल देना चाहिए। हिंदी बोलने से कोई हिंदू नहीं बनता है। 30 साल से हमारे बंद जेल के अंदर हैं और 30 साल बहुत होते हैं। केंद्र सरकार को उन्हें छुड़वाना चाहिए। कई लोगों को सरकार ने जल्दी छोड़ दिया था। हिंदू और सिख में क्यों फर्क हो। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और पाकिस्तान भारत में। वो इंडिया जाना चाहते हैं, कहते हैं इंडिया से लाओ सानू उत्थों दी हाल की घड़ी तो असं कदे ही है, कदे ही आई से कदे ही चलेगा। हिमाचल की बिगड़ी आर्थिक हालत, मानसून सत्र के दौरान सीएम की घोषणा, 2 महीने की वेतन नहीं लेंगे सीएम। मंत्री और मुख्य सचिव नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने साधा निशाना। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने खुद मंत्रियों और मुख्य संसदीय सचिवों के साथ अगले 2 महीने तक अपने वेतन और भत्ता नहीं लेने का फैसला किया। उन्होंने विधानसभा के अन्य विधायकों से भी अपील की है वो स्वेच्छा से अपने वेतन और भत्ते छोड़कर राज्य के इस संकट में मदद करें। ये घोषणा मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सत्र के दौरान की। साथ ही उन्होंने राज्य की आर्थिक स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कई कारणों से राज्य की आर्थिक स्थिति बेहद नाजुक है। वहीं बता दें कि विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने वेतन भत्ता छोड़ने की सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि घोषणा में वेतन भत्ता छोड़ने नहीं बल्कि निलंबित करने का निर्णय लिया गया है। बेहतर होता कि मुख्यमंत्री सीपीएस, कैबिनेट और निगम बोर्डों की खड़ी की गई फौज को हटाते। कर्मचारी को हम ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, क्योंकि मैं भी खुद एक कर्मचारी का बेटा हूं, मैं पीड़ा को जानता। इस संदर्भ में हमारी सरकार ने ये फैसला किया कि जो हमारी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो वर्ष 2023-24 में घटकर जो 24-25 में सिर्फ 3,000 करोड़ रुपया रह जाएगी। इसके अलावा जब आपदा आती है
आपदा के बाद हमारे को जो हमारे टैक्सेस होते हैं उसका एक शेयर आपदा में रखा जाता है। किसी भी प्रदेश पर जब कोई संकट आता है तो उस शेयर का कोई हिस्सा प्रदेश को आपदा के बाद जो उसकी योजनाओं को क्षति पहुंचती है, सड़कों को क्षति पहुंचती है, उसके लिए मिलता है। उसको बोलते हैं PDNA, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट। सिर्फ 2 महीने के लिए डेफर करेंगे, यानी कि 2 महीने के बाद लेंगे, 2 महीने तक नहीं लेंगे, यही बात कही है। और मैं समझता हूं कि इस सारे विषय को लेकर के सही तो ये था कि मुख्यमंत्री जी जो अपने CPS बनाए हैं, जिनको हम मानते हैं कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मामला कोर्ट में लंबित है, उनको हटाते तो मुझे लगता है कि तब ये 2 महीने डिले करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, जो सैलरी और अनाउंसेस की अगर बात कही है उनने। लेकिन इसके अलावा शुरुआत करनी है तो उनके चेयरमैन बने हैं, उनके CPS बने हैं, वहाँ से शुरुआत करनी चाहिए थी। हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र के तीसरे दिन भी हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष में हुई नोक-झोंक। विपक्ष ने आबकारी नीति पर सरकार को घेरा है। बीजेपी विधायकों ने किया है वॉकआउट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। सदन में विपक्ष ने सरकार को आबकारी नीति पर घेरा। इस दौरान विपक्ष ने विधानसभा में जमकर हंगामा भी किया। सत्ता पक्ष के जवाब में असंतुष्ट विपक्षी सदस्यों ने सरकार विरोधी नारेबाजी की और इसके बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अगुवाई में बीजेपी विधायकों ने वॉकआउट किया। और प्रश्नकाल के दौरान सदन में बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि एक्साइज पॉलिसी के तहत शराब की रखी गई रिजर्व से कम की बोली लगी है। इसमें घोटाले की बू आ रही है, जैसे कि शराब के ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई हो। विपक्ष ने CM से पूछा कि क्या इसकी दोबारा बोली लगेगी या इसकी न्यायिक जांच होगी। बोतल सरकार ने जो नई पॉलिसी लाई उसमें MSP दर्शाया गया और उससे पहले MRP था। और जो ठेके में आवंटन हुआ उसमें बहुत घोटाला हुआ, बहुत सारे वीडियो उसमें वायरल हुए। जो बोतल MSP पे बिकनी चाहिए थी MRP से, उसमें एक रुपया रेट ऊपर नहीं जा सकता था। उस बोतल को 2, 250, 300 रुपए महंगा बेचा गया। बियर की बोतल को 150, 200 महंगा बिका गया। कुल्लू मनाली में ऐसे सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियो वायरल हुए और ये बहुत बड़ा घोटाला है। हम कहते हैं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। ये सत्य नहीं आंकड़े, हमारे जवाब में ये कहीं नहीं आया है। यही तो हम पूछ रहे हैं। हमने ये 10 पेज का जवाब मांगा है। और दूसरा हमने ये भी कहा कि कई ठेकेदार जो शराब की बोतल पर प्राइस लिखा हुआ है उससे कहीं ज्यादा में शराब को बेचा जा रहा है। सरकार के ध्यान में, एक्साइज अधिकारियों के ध्यान में बातें लाई जाती हैं, ठेकेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कारण क्या है कि ठेकेदार वही है जिनको नीलामी के समय लाभ पहुंचाया गया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था जो माननीय सदस्य रणधीर शर्मा जी की ओर से सदन में रखा गया। सुरेंद्र शौरी जी भी उसमें साथ में थे और उस प्रश्न का उत्तर देते हुए जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने आंकड़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हुए सदन को गुमराह किया, मैं समझता हूं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर में हाईवे पर एक बार फिर से वाहनों की रफ्तार थम गई है। दरअसल निगुलसरी स्लाइडिंग प्लांट पर पहाड़ी से चट्टानें और मलबा गिरने से मार्ग को फिर से अवरुद्ध हो चुका है। हालांकि बुधवार को भी मार्ग अवरुद्ध हो गया था, लेकिन कुछ देर में इसे खोल दिया गया था। लेकिन देर शाम फिर से पहाड़ी से भूस्खलन होने के कारण मार्ग अवरुद्ध हो गया, जिससे रामपुर से किन्नौर तथा किन्नौर से रामपुर की तरफ आने जाने वाली वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो चुकी है। मार्ग के दोनों तरफ छोटे और बड़े वाहनों की लंबी लंबी कतार लगी हुई है। हालांकि NH प्राधिकरण की तरफ से वीरवार सुबह ही मार्ग की बहाली का कार्य शुरू कर दिया गया है। चलो बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।